हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी के पीवाईक्यूज़ को। ये पीवाईक्यूज़ आपके 2023 के हैं और ये थोड़े अलग हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, कुछ मतलब नॉर्मल नहीं है और ये थोड़े से इनका लेवल हाई है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये थोड़े अलग हैं और इनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट में कैसे हुए, आपके फर्स्ट पेपर में कैसे हुए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर कंटेंट आपको दिया जाता है और जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, आने वाले हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये आपके आईसीटी के हैं। 2023 में मैंने देखा सभी के मतलब क्वेश्चन पेपर देखे, जो भी आपकी यूनिट्स हैं उसमें सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो मतलब हाई लेवल के हैं। तो अब जो है एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है वो थोड़ा हाई लेवल का है, डिफ़िकल्टी लेवल उसका हाई है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फुल फॉर्म के रूप में भी पूछे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक्रोनिम्स है, मैच करना है इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म से कौन सा इनकरेक्टली जो है यहाँ पर मैच कर रहा है, इसको आपको बताना है। तो देखिए एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सही है। एसआईएम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सिम जानते हैं सभी लोग। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर, तो ये जो है आपका ये सही नहीं है। ठीक है, ये वाला इसका यहाँ पर इसका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। ये क्या है, एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, सैटेलाइट आधारित रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ से इससे हमें लोकेशन की जानकारी मिलती है। आप सभी के मोबाइल पे भी जीपीएस रहता है ना, तो ये है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ना कि सेंसर। ठीक है, जीआईएस क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से सवाल भी पूछे जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, देखिए यूजिंग ब्रॉडबैंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट हैज़ मेनी बेनिफिट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेट से जुड़ने हेतु ब्रॉडबैंड के प्रयोग करने के अनेक लाभ हैं, कौन से कथन ब्रॉडबैंड के लाभ के संदर्भ में सही हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर देखिए ब्रॉडबैंड क्या है, पहले थोड़ा सा ही समझ लीजिए। ब्रॉडबैंड वो संचार माध्यम जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए विशाल जो बैंडविड्थ वाला है, मतलब हाई बैंडविड्थ लेवल जो इसका रेंज है, इसका एक सिग्नल होता है, ये ब्रॉडबैंड कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, एक ये हाई बैंडविड्थ वाला एक सिग्नल होता है जिसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की गति तेज होती है और एक ही संचार माध्यम पर एक से अधिक चैनल के डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ने हेतु ब्रॉडबैंड के अनेक लाभ होते हैं। इनमें से कुछ हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसी को इंटरनेट से जुड़े रहने के समय लैंडलाइन फ़ोन के उपयोग की अनुमति देता है। और दूसरा है आपका, ये कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन की अनुमति भी प्रदान करता है, आप सदैव इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है दिस कनेक्शन अलाउज ए वायरलेस कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है, और यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें देखिए एक कंप्यूटर्स पहला ऑप्शन है, दूसरा है सॉफ्टवेयर दैट टेक्स अप लिटिल स्पेस ऑन ए हार्ड ड्राइव, तीसरा है सी ऑप्शन कहता है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन डिमांड लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए यूटिलिटी, है ना। तो और चौथा कह रहा है द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही होगा, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ पर ये सही है, दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन डिमांड लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए यूटिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं के वितरण को यहाँ पर संदर्भित करता है, रेफर करता है, जिससे जो यूज़र है स्थानीय बुनियादी ढांचे या हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना, यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, इसके बिना रिसोर्सेज और एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला का यूज़ और उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भौतिक सर्वर मतलब फिजिकल सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर पर निर्भर रहने के बजाय, मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सनल कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा को स्टोर करके
और यहाँ पर इसको प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्ट कर प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनकी सेवाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हार्डवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है और हम यहाँ पर कोई भी फिजिकल या पर्सनल कंप्यूटर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के यहाँ पे नेटवर्क को यूज़ करते हैं। 3 सेवाएं होती हैं इसमें, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दूसरी है, और तीसरी है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पर देखिए ये क्या क्या चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, दिस सर्विस प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज वर्चुअल मशीन। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है जिसमें कि वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्लाउड जो है प्रोवाइडर मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है IaaS में। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यहाँ पर PaaS, ये ऑफर्स प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस के लिए, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड टूल, ठीक है। और तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यहाँ पर SAS डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये जो है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ SaaS इंक्लूड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM सिस्टम, ईमेल सर्विसेज एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक गूगल डॉक्स, ठीक है। तो मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये बहुत सारे सर्वरों का समूह है जो जो कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं। यदि मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पर MS वर्ड के स्थान पे गूगल डॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा हैं, ठीक है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कम लागत पर बेहतर यहाँ उपयोगकर्ता अनुभव उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और कौन कौन से हैं, SaaS हो गया, याहू मेल है, Gmail है, MSP है और यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ये सब इसके उदाहरण हैं। और आपने इसकी जो सर्विसेज हैं यहाँ पर देख ली, IaaS, PaaS और SaaS, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हुए, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब यूज़र की आवश्यकता अनुसार कंप्यूटिंग क्षमताओं को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसको अपने कोई भी रिसोर्सेज की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी आप मतलब वो अपना यूज़ कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों का कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चाहिए, तो इसकी जो है यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी जो है रिड्यूस हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी क्या है, डिस्टेंस लर्निंग, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मतलब एनीवेयर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन को यह बढ़ावा देता है, मतलब जो रिमोट सेंसिंग एरिया है जहाँ दूर के इलाके हैं तो वहाँ पर भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ती है। यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके पास ये मतलब बैकअप के जो है स्टोरेज होता है, तो अगर कभी ऐसा लोड बढ़ जाता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर इस मतलब डेटा लॉस का जो है रिस्क यहाँ पर नहीं रहता है, इसके लॉस को कम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। नीचे है अगला है, देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें कहता है इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो किसी संगठन के कर्मचारियों के लिए एक्सेसिबल होता है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनेट एक सुपर कंप्यूटर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला है ये तो सही है, ठीक है। इंटरनेट हमने कहाँ पर पढ़ा है, ये दोनों टर्म्स हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ रखे हैं। और लेकिन सेकंड कह रहा है कि इंटरनेट एक सुपर कंप्यूटर है, तो सेकंड क्या है, ये रॉन्ग है। थोड़ा सा इसकी यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए। इंटरनेट कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। इंटरनेट के द्वारा संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच, ठीक है, इंट्रा मतलब 2 के बीच है ना, 2 या 2 से अधिक, तो सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। और इंटरनेट क्या है, ये एक वैश्विक व्यापार क्षेत्र नेटवर्क है, मतलब ग्लोबल सिस्टम पर यहाँ पर ये नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। तो फर्स्ट क्या है, सही है, लेकिन सेकंड आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
देखिए इस तरह से सवाल आ रहे हैं, इसलिए कुछ आपको जो अभी एडवांस में चीज़ें चल रही हैं ना, अभी रिसेंटली करंट से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें भी आपको जानना चाहिए। इंटरनेट से संबंधित, आईसीटी से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उनको देख लीजिए, सवाल आपके यहीं से बन रहे हैं। और इसके अलावा रिसर्च में आपका एक टॉपिक प्लेजरिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ प्लेजरिज्म से पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, तो वहाँ से सवाल बन रहे हैं आपके। और आपका इससे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स से, टीचिंग मेथड से भी सवाल आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से एनईपी से सवाल हर बार एक पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये 5-6 हैं। स्वयं प्रभा के चैनल्स, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप लोग इस तरह से 6-7 जो टॉपिक हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, और मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं अभी तक पढ़ा है तो आप उन्हें देख लीजिए। यहाँ पर देखिए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर रिलेटेड डेट। अब यहाँ पर देखिए डेट के वाइज जो है यहाँ पे इनको प्राचीनतम से नवीनतम ढंग वाले कालानुक्रम में इनको लगाना है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर टेबल है, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए कंप्यूटर को उनकी लोकार्पण तिथि के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम, मतलब जो सबसे पुराना कौन सा है, IBM 701 1952 में यहाँ पर लॉन्च हुआ। IBM 1620 ये है 1959 में आया था। Altair 880 975, ठीक है, 1975 में आया। एप्पल मैकिन्टोश 1984 में आया, फिर एप्पल iMac 1988 में आया, ठीक है, 1998 सॉरी। तो इस तरह से ये आप इसको तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। कभी इस तरह से भी सवाल पूछ ले जाते हैं, या जनरेशन वाले भी सवाल पूछ ले जाते हैं, आपको ऐसे लगाने के लिए आता है कि कौन से किस जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर है डिस्प्ले से संबंधित क्वेश्चन है। अनीता एक नया कंप्यूटर खरीद रही है जिसमें LED डिस्प्ले लगा हुआ है। LED डिस्प्ले के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? क्या ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले है? दूसरा कह रहा है इट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू डायोड्स। इट इज़ नॉट एनर्जी एफिशिएंट एंड गिव्स ऑफ हीट। फिर डी है इट कैन यूज इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। फिर है इट इज़ ए फ्रंट लिट डिस्प्ले। तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये पहले क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए LED डिस्प्ले ऑल्सो नोन एज LED मॉनिटर्स और कंप्यूटर डिस्प्लेस दैट यूजिंग लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LED में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पर यूज होते हैं एज द बैक लाइटिंग सोर्सेज, ठीक है, यहाँ से इमिट्स होती हैं लाइट्स। दिस डिस्प्ले ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल। जो पहले चलते थे वो क्या थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थे, उन मॉनिटर्स थे उनके, मतलब LCD यूज़ किए जाते थे। तो उनके जो है रेफरेंस, मतलब उनके जो कंपैरिजन में अगर बात करें तो इनके एडवांटेज होते हैं, इंक्लूडिंग इम्प्रूव कलर एक्यूरेसी। देखिए इससे क्या यूज़ करने से होगा, कलर एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, हायर कंट्रास्ट रेशियोज, ठीक है, एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि लो पावर कंजम्पशन होता है। LED डिस्प्लेज आर वाइडली यूज इन वेरियस डिवाइसेज इंक्लूडिंग, कौन कौन से डिवाइसेज हैं जहाँ पे यूज़ होगा, कंप्यूटर, टेलीविज़न, स्मार्टफोन्स एंड सिग्नल्स, ठीक है। तो इस तरह से LED क्या है, एक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले है, एक स्क्रीन डिस्प्ले टेक्निक है जो LED के पैनल को प्रकाश सोर्स के रूप में उपयोग करती है। आपने देखा होगा छोटी छोटी लाइटें दिखती हैं ना, तो वही है LED, ठीक है। LED डिस्प्ले के बारे में यहाँ पर ये कथन है कि एक सपाट पैनल डिस्प्ले है, यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू वाले डायोड का प्रयोग करके यहाँ पर इमेज बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल उपकरण और स्मार्टफोन, टैबलेट में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन कौन सा सही है, ए और फिर बी है, एंड उसके बाद आपका मोबाइल और उसमें स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आ रहे हैं जो कि आपके बेसिक नॉलेज पे होते हैं। आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के बारे में पूछा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और इसके टूल्स क्या होते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में थोड़ा देखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली जो विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर यूजर्स के एक समूह को आभासी सम्मेलन का संचालन, आभासी मतलब वर्चुअल, आप वहाँ मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये वर्चुअली हो रहा है, इसकी जो है यहाँ पे परमिशन देती है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं, मतलब वही जो आप यहाँ पर वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, जैसे कि एक वास्तविक सम्मेलन में भाग लेने वाले कक्ष में हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो पार्टिसिपेंट्स के मध्य पीयर टू पीयर कॉल में या कई जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसकी ये फीचर्स हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज के माध्यम से कम्युनिकेट करती है, जिसको कभी कभी एक मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ ब्रिज को एक कंपनी नेटवर्क के भीतर स्थित किया जा सकता है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे उपलब्ध कराया जा सकता है, जो सदस्यता या किसी और गणना के आधार पर हो सकता है या फिर निःशुल्क। मतलब यहाँ पर ये आपको फ्री भी सर्विस मिल सकती है या इसका कुछ जो है लिया जा सकता है। ये सब इच्छित उपयोग और सेवा मॉडल पर निर्भर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर हम जो है मल्टी स्टेज पर करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पर इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर आधारित और हाइब्रिड 1। ठीक है, हाइब्रिड में दोनों तरह की चीज़ें आएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में कौन कौन से यंत्र होते हैं, तो देखिए एंड पॉइंट्स कैमरा, माइक्रोफोन एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर MCU मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट जो सर्वर के जैसे होते हैं, और तीसरी है नेटवर्क कनेक्शन। ये सारी चीज़ें आपके इसमें होती हैं। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जिसके बारे में पूछा है हमारा क्वेश्चन, तो इसी से है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, है ना। तो टूल्स क्या होते हैं, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। ये जब आपका कोविड का समय था, कोविड-19 की जो आपकी पैंडेमिक थी उस समय यहाँ पर इसका सब काफ़ी यूज़ हो रहा था। जूम मीटिंग होती थी, है ना, और यहाँ पर गूगल मीट होता था। इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जब चलती थी तो यही है जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, गो टू मीटिंग, स्काइप, ब्लू जीन्स, ये कुछ हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं जो कि बहुतायत से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं एक दूसरे को सुनते हैं। वीडियो में क्या था, सुन और देख दोनों सकते थे। ऑडियो में क्या होता है, यहाँ पर भी वास्तविक सम्मेलन में भाग लेने वाले मतलब एक ही प्रकार में कक्ष में होने जैसा है, मतलब क्योंकि यहाँ पर सुनाई देता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखने की यहाँ पर सुविधा नहीं होती है, खाली सुन सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है टूल्स, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से हैं, स्काइप है, अभी हमने देखा है ना, ब्लू जीन्स मीटिंग, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है माइंड मेस्टर। ठीक है, ये हैं आपके कुछ टूल्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर आता है आपका, यहाँ पर देखिए ये है, उसके बाद है यहाँ नेक्स्ट है आपका, देखिए विगत कुछ वर्षों में खबरों में रहने वाले शब्द मेज़, पेटियाँ और वर्नाक्राई इसी किससे संबंधित हैं। अब ये देखिए इससे संबंधित पूछा गया था, ये साइबर अटैक से संबंधित है आपके। तो ये जो शब्द है ना, मेज़, पेटियाँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर दिया है। वर्नाक्राई, रैनसमवेयर, मैलवेयर, फाइललेस अटैक, फिशिंग और आपका और भी कई तरह के टर्म्स थे, है ना, फिशिंग और ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, मतलब जो भी साइबर अटैक हैं इनसे संबंधित भी मैंने वीडियो आपकी बना रखी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अटैक से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी हैं ना, ये साइबर अटैक है। मैलवेयर क्या है, फाइललेस क्या है, अटैक, फिशिंग काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका साइबर अटैक्स में आता है। ठीक है, तो ये जो भी शब्द हैं, मेज़ हैं, पेटियाँ, वर्नाक्राई, ये आपके साइबर अटैक। तो अगर आपको साइबर अटैक का भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए कई बार, इससे भी साइबर क्राइम से साइबर जो है अटैक, ये सब भी इनके जो है सवाल बनते हैं। ठीक है, और मैंने भी इसकी वीडियो बना रखी है ICT का इम्पॉर्टेंट टर्म्स करके, न्यू टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म जो अभी 2030, 23, 22 में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित एक वीडियो ICT में बना रखी है। आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए वेब 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 3.0 का वर्णन करता है। तो वेब 3.0 इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा वर्णन इसमें करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है यूज़र जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब शेयर एप्लीकेशन यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका जो यही ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेब 3.0 क्या है। वेब 3.0 वर्ल्ड वाइड वेब के एक नए पुनरावृत्ति के लिए किया गया एक विचार है, जिसमें देखिए डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और टोकन आधारित अर्थशास्त्र जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन और टोकन का जो है यहाँ पर 3.0 में इसको शामिल किया गया था। इंटेलिजेंट वेब पर आधारित AI पे यहाँ पर काम करता है। तो वेब 3.0
वेब इंटरनेट के विकास के अगले चरण का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। संभावित रूप से उतना ही विघटनकारी और बड़ा प्रतिमान बदलाव हो सकता है जितना कि वेब 2.0 था। वेब 3.0 विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज, खुलेपन और अधिक उपयोगकर्ता उपयोगिता की मूल धारणाओं पर बनाया गया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद ध्यान में रख के बनाया गया है। ये इसकी खासियत है। अगर कभी स्टेटमेंट का सवाल इस तरह आता है तो यहाँ पर इसमें इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। डिसेंट्रलाइज, खुलेपन मतलब जो है पूरी स्वतंत्रता, और उपयोगकर्ता की उपयोगिता। ठीक है, तो बर्नर्स ली ने 1990 के दशक में इनमें से कुछ प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या की। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज, वेब पर कुछ भी पोस्ट करने के लिए किसी केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कोई नियंत्रण नोड नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल नोड नहीं है, और कोई ग्लिच स्विच नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये मतलब अंधाधुंध सेंसरशिप और निगरानी से आज़ादी। तो मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्रोल के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। बॉटम अप डिज़ाइन, विशेषज्ञों के एक छोटे समूह द्वारा कोड लिखे और नियंत्रित किए जाने के बजाय इसे अधिकतम भागीदारी और प्रयोग, अधिकतम भागीदारी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और प्रोत्साहित, सभी को मोटिवेट करते हुए सभी के पूर्ण दृश्य में विकसित किया गया। ठीक है, तो ये इसकी अपनी लैंग्वेज है, बॉटम अप डिज़ाइन और डिसेंट्रलाइज। बाकी आपने यहाँ पर देखा यूज़र्स को यहाँ पर ध्यान में रखें, ये 3.0 यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 2023 में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।